सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हम देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में गिवन है एज शोन इन फिगर 7.40। ये क्वेश्चन फिगर हमको गिवन है। इसमें द टू साइड्स ऑफ स्टेप लेडर ए बी एंड इट इज एक्चुअली बी ए एंड सी ए, है ना, are 1.6 मीटर लॉन्ग। सो दिस 1.6 मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका लेंथ कितना है? 1.6। एंड हिंज एट ए, अ रोप डी ई, यहाँ डी से ई तक का रोप जो है वो 0.5 मीटर लॉन्ग है और बीच में बंधा हुआ है। इज टाइड हाफ वे अप। ओके, दोनों के बीच में बंधा हुआ है। क्वेश्चन में आगे गिवन है अ वेट 40 kg सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट एफ विच इज 1.2 मीटर फ्रॉम बी अलोंग द लेडर बी ए, है ना। यहाँ बी से एफ तक का जो लेंथ उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 1.6 नहीं 1.2 मीटर, और लेडर का लेंथ दे रखा है 1.6 मीटर। ये सारे पैरामीटर हमको याद ही रखना पड़ेंगे, है ना, क्योंकि फिर हमसे क्वेश्चन में कोई गलती होने का चांस नहीं है। ठीक है, हमको बोला है कि अज्यूमिंग द फ्लोर टू बी फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द लेडर, लेडर का वेट हमको नेग्लेक्ट कर देना, केवल डब्ल्यू का वेट हमको लेना, दैट इज वेट इज इक्वल टू 40 kg। ओके, find the tension in the rope and the force exerted by the floor on the ladder। ओके, यहाँ पर अगर हम एक फ्लोर कंसीडर करें, यहाँ पर एक फ्लोर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और ये लेडर पर ऊपर की तरफ नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एक हम मान लेते हैं एन बी और एक हम मान लेते हैं एन सी। ओके, और टेंशन इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा विच इज अलोंग द स्ट्रिंग टी और टी ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है टी का वैल्यू, एन बी और एन सी का वैल्यू। तो हम सबसे पहले बैलेंसिंग की बात करेंगे, फोर्स बैलेंसिंग की बात करेंगे। वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, है ना। तो वर्टिकली अपवर्ड कौन से फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं, एन बी प्लस एन सी, और वर्टिकली डाउनवर्ड केवल डब्ल्यू लग रहा है, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 40 उसका वेट है, और जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर जी का वैल्यू 9.8 के लिए कहा है, सो 9.8। ओके, तो हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि एन बी, इसे अच्छे से लिख लेते हैं, एन बी प्लस एन सी इज इक्वल टू 40 इंटू 9.8। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 392, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हमें एन बी और एन सी का सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इस लेडर पर हम देखें तो मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, और ये मल्टीपल फोर्स उस लेडर को कहीं ना कहीं रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। पर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क के कॉन्सेप्ट से हम सारी फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस की हेल्प से हम टॉर्क बैलेंसिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क की। किसकी बात करेंगे? बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क की। ऑफ टॉर्क बैलेंसिंग की बात करेंगे, और टॉर्क बैलेंसिंग में हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। पर यहाँ पर किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है उसकी भी बात करेंगे। हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो बी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। हम लिखेंगे अबाउट बी। क्या लिखेंगे? अबाउट बी। बी के नॉट डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन ऑफ पॉइंट। ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क अबाउट बी, तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये डब्ल्यू इस पूरे लेडर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और एनसी जो है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एनसी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और डब्ल्यू बी पर जो एन बी लग रहा है उसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस डब्ल्यू को अगर हम थोड़ा सा नीचे ले जाएं डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इस लेंथ को लिख सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ इसको हम बी पॉइंट लिखते हैं और इसको एम पॉइंट लिखते हैं। और अगर हम एनसी की बात करेंगे तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बीसी। अब टॉर्क बैलेंसिंग की बात करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू उसका टॉर्क हो जाए, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा बी एम,
इज इक्वल टू एन सी इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी सी। अब हमको बी एम और बी सी का वैल्यू निकालना है, बी एम और बी सी का हमें वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लेंगे, है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना। ये रेड कलर में आपको परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पर एन परपेंडिकुलर डाला, ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉप। थोड़ा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा, ये थीटा जो है ना, इस थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये लेंथ हमको पता है d, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं p। तो dp हमको पता है। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमने ये एंगल लिया थीटा, ये पॉइंट था a, है ना, ये पॉइंट था d, ये पॉइंट था p, और इस dp का लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ का हाफ होगा, मतलब कि 1 पॉइंट, स्ट्रिंग का लेंथ कितना 0.5, तो इसका लेंथ होगा 0.25, उसका हाफ। तो यहाँ से हमारे पास में साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आएगा यहाँ पर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय बेस, और ये बेस इस स्ट्रिंग की लेंथ का हाफ होगा, मतलब 1.6 का हाफ 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 0.8। ओके, तो हम यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 80। ओके, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 16। ओके, साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब साइन थीटा का वैल्यू आ गया तो हम बी एम भी निकाल सकते। अब हम फाइंड करेंगे बी एम, और बी एम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल बना लेते हैं। हमको फाइंड करना है, ये एंगल थीटा ही होगा, दिस पॉइंट इज एफ, जहाँ पे डब्ल्यू नीचे लग रहा है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक एफ बी का डिस्टेंस है 1.2, है ना, क्वेश्चन में गिवन दैट इज 1.2। हमको बी एम निकालना है। हम फिर से साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 1.2। तो बी एम यहाँ से पता चल जाएगा, दैट इज 1.2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 5/16। ओके, तो हमको बी एम इज इक्वल टू मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज 3/8। ओके, बी एम पता चल गया। अब हम बी सी पता करेंगे, तो बी सी पता करने के लिए यहाँ से बी एन पता कर लेंगे, है ना। और बी एन का वैल्यू, बी एन का वैल्यू कितना होगा, इसका डबल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो जितना इधर लेंथ बढ़ेगा, ये लेंथ यहाँ से बी ए बी और बी डी की बात करें तो ए बी जो है वो डबल है, तो ये बेस भी इसका डबल होगा, है ना। तो बी एन का वैल्यू, बी एन इज द डबल ऑफ बी पी, डी पी का डबल होगा, दैट इज 0.25 इंटू 2, दैट इज 5 मीटर, सॉरी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ओके, उसका डबल होगा, है ना। मतलब यहाँ ये जो लेंथ है डी ई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी सी इज 2 टाइम्स ऑफ डी ई, उससे डबल होगा। सो 2 टाइम्स ऑफ 0.5 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। इस इक्वेशन में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो W का वैल्यू कितना है 392, हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया, W इंटू बी एम, वट इज बी एम, बी एम इज इक्वल टू 5/16 इज इक्वल टू एन सी इंटू 1, बी सी का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से एन सी का वैल्यू हमारे पास में आ गया 392 इंटू 5/16। ओके, 5/16, तो इसे हम वापस से थोड़ा सा 9.8 इंटू 40 लिख देते हैं, है ना। या हम इसे डायरेक्टली सॉल्व ही कर लेते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर 392 इंटू 5/16, और डायरेक्टली आंसर हम लिख देते हैं। आंसर क्या होगा जरा देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें करेक्ट करना रहेगा, बी एम का वैल्यू हमने 5/16 नहीं 3/8 पुट करना है। कितना पुट करना है 3/8। ओके, तो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3/8, 3/8, है ना, ये 3/8। तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 147, कितना मिलेगा 147 न्यूटन। ओके, आगे इसे देखते हैं। अगर हमें फाइंड करना है एन बी, तो हम लिखेंगे एन बी
is equal to 392 minus 147, दैट इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 245, कितना मिलेगा 245 न्यूटन। ओके, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल गई दोनों। अब हम बात करते हैं टेंशन की। तो टेंशन फाइंड करने के लिए हम पूरी कंप्लीट लेडर को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दोनों का साइमल्टेनियसली बात करेंगे तो टेंशन का टॉर्क 0 होगा, पर हम एक सिंगल लेडर की बात करेंगे। नाउ अगर हमें टेंशन फाइंड करना है टी, तो इन दोनों लेडर में से हम कोई भी एक इंडिविजुअल लेडर लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कंप्लीट सिस्टम पर टेंशन का टॉर्क देखेंगे तो वो 0 होगा, है ना, इसलिए हम एक लेडर ले लेते हैं। अगर हम ए बी लेडर लेंगे तो उस पर 3 फोर्स लगेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, एक डब्ल्यू लग रहा है ना। और अगर हम ए सी लेंगे तो उस पर केवल 2 फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन लग रहा है और एक एनसी लग रहा है, इसलिए हम बात करते हैं ए सी लेडर की, है ना। तो हम यहाँ पर नाउ टेकिंग लेडर ए सी लेडर ले लिया हमने, ठीक है। तो ये ए सी हमने लिया है, ध्यान से समझना है आपको। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट जो है, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट ही हेल्प करते हैं। मिड पॉइंट है ना, तो 1.6 का हाफ है यहाँ पर 0.8, क्योंकि जो टेंशन है टी, ठीक है, उसका टॉर्क निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, टॉर्क निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। और अगर ये एंगल थीटा है, जो कि हमको थीटा का वैल्यू पता है, साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है हमारे पास में कि साइन थीटा का वैल्यू अगर पता है तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पता है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 16 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय 16, कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 231/16, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम टॉर्क बैलेंसिंग की बात करते हैं, है ना, यहाँ पर बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क अबाउट ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो जो टेंशन उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और एनसी उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना। टेंशन उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एनसी उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ए के अबाउट अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है इसको, टेंशन, सो टी इंटू 0.8 इंटू कॉस थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज कौन रोटेट कर रहा है, एन सी, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अभी हमने कैलकुलेट किया था, इट इज़ इक्वल टू 0.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस होगा 0.5, है ना। तो इट इज़ 0.5। ओके, सो दिस टी इज इक्वल टू एन सी इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा, रूट 231 डिवाइडेड बाय 16। इसे हम एनसी का वैल्यू यहाँ से सॉल्व पुट कर देंगे इसमें, है ना। लिखेंगे 147 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय दिस 0.5 इज इक्वल टू 1/2, 0.8 इंटू रूट 231 डिवाइडेड बाय 16। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमको मिलेगा 97, कितना मिलेगा, 97 न्यूटन। ओके, so that is the answer. Thank you very much.